नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ये प्राचीन भारत का शायद लास्ट वीडियो है, हो सकता है तो एक और वीडियो हम लोग प्राचीन काल में लेंगे। इसके बाद हम लोग मध्यकाल, उसके बाद फिर आधुनिक भारत कि जितने सारे प्रश्न हैं चैप्टर वाइज उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री के साथ साथ बाकी जितने सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी जितने सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। बस आप बने रहें। और आज का चैप्टर है, क्योंकि देखिए प्राचीन भारत में हम लोग हड़प्पा से स्टार्ट किए थे और आज हम लोग गुप्त उत्तर यानी गुप्त काल के बाद जो काल था उसे वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में यानी इस चैप्टर में टोटल हम लोग 54 यानी 54 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें से वैसे प्रश्न सम्मिलित हैं जो आपके एग्जाम में, जो विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है कि स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और दूसरी में उसकी राजधानी। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन यानी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, अगर आप जो भी छोटे मोटे एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बिहार पुलिस या फिर दरोगा वगैरह, जिसमें से एक ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन और एक क्वेश्चन यानी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसलिए इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको एक साथ कवर करते हैं तो एक साथ 4 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको नहीं आता है तो आप उसे कम से कम छांटने में सक्षम हो जाइएगा कि नहीं भाई ये तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। राज्य है वर्धन राज्य, दूसरा है मौखरी, तीसरा वकाटक और चौथा मैत्रक। तो इसको सुमेलित करना है। वर्धन राज्य की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। मौखरी कन्नौज, वकाटक पुरी का, और लास्ट है मैत्रक, ये बल्लभी हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक तरफ राजवंश है और वह कहाँ पे है? वर्धन। किससे संबंधित है ये? पुष्य शक्ति से। और दूसरा है मौखरी, दूसरा क्या है? मौखरी, ये बिंद शक्ति। वकाटक किससे संबंधित है? ईशान वर्मा। और ऑप्शन नंबर डी, एक क्या बच गया? मैत्रक, ये आपका भटार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्ब राज की स्थापना मयूर सरवन ने की थी। किसने की थी? देखिए, आपसे प्रश्न यहाँ पे मान लीजिए किसी का पूछ दे कि कदम्ब राज की स्थापना किसने की थी या मयूर सरवन ने किस राज्य की स्थापना की थी, तो दोनों फैक्ट आपके लिए ज़रूरी हैं। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ पे है? बैजयंती या बनवासी को। ऑप्शन नंबर सी, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? उसका नाम क्या है? हर्षवर्धन, जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक था। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा? बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। आगे है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग। आगे देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था?
किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किसे? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आगे है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? किसके? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, उनकी जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलती है? ये ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रतापशील होन हरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? किसकी है ये? प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछे कि महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक ने या किसने धारण की थी, तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाइएगा। आगे है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ पे? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। क्या कहा जाता है? शकलोत्तरा पथनाथ। नेक्स्ट, हुएनसांग ने किसे शीलादित्य भी कहा है? हुएनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात यानी गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? किसने किया था? हर्षवर्धन ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? इन चारों में से बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्ष के समकालीन था? शशांक। मैं बता दूं कि यहाँ पे समकालीन जो भी समझ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत में पीएम मोदी है, अमेरिका में कौन है इस समय, चाइना में कौन है, ये जो हैं ये इनके समकालीन हैं, ये इसके समकालीन हैं, और ये इनके समकालीन हैं, और ये भी इनके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? यह प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे कि किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण शहर उत्तर भारत में कौन सा था? कन्नौज, जहां उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। आगे है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया करता था? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे उन्होंने धार्मिक सभा का आयोजन करता था। आगे देखते हैं, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर किस प्रदेश में है? ये हरियाणा में, जो वर्धन वंश की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ? मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन की अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। किसने? गौड़ नरेश शशांक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी, कब, 606 ईस्वी को हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐसे निकल के आएगा कि मान लीजिए आपसे पूछे कि हर्ष संवत की स्थापना किसने की थी, हर्षवर्धन ने। हर्ष संवत की स्थापना कब हुई थी, तो 606 ईस्वी में, और वे किस उपलक्ष्य में की थी, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया किसने, हर्षवर्धन ने। वर्धन वंश की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी, थानेश्वर थी, उसके बाद हर्षवर्धन ने से कन्नौज ले आया। ठीक है, आगे देखते हैं। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, किस प्रदेश में है ये, उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी। आगे, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। वो प्रसिद्ध नगर कौन था जो सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था, मथुरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, कवि वानभट्ट निवासी था जो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, ये जिन्होंने हर्षचरित भी लिखा, उनकी जीवनी, ये कहाँ का निवासी था, थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे है, हरियाणा में। आगे देखते हैं, नागानंद का रचनाकार कौन था, हर्षवर्धन। कौन था, हर्षवर्धन। इन्होंने किसकी रचना की थी, नागानंद। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पे, कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रालावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, कौन थे, हर्षवर्धन। नागानंद, दूसरा क्या है, रालावली, और तीसरा प्रियदर्शिका। इन तीनों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन का ट्रेंड पूछने का बदल रहा है, या फिर आपसे ऐसे पूछ दे कि नागानंद या रालावली या फिर प्रियदर्शिका के नाटक के रचनाकार कौन थे या नाटककार का नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसे ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, किसने, हर्षवर्धन ने। आगे, आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, क्या है, ये सी यू की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन ने विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला, हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, बतापी या बादामी का। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, ठीक है, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। किसे किया था, ध्रुवसेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुवसेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 1641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा, किसने, हर्षवर्धन ने। चीन के राजा का नाम क्या है, ताइत्सुंग। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ और उसका विस्तार से वर्णन किया, उसका नाम क्या है, वान हवेन से।
नाम थोड़ा अजीब सा है, आप इसे ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है? दो चीज़ें आपसे अगर पूछें कि किस चीनी यात्री को शाक्यमुनि या वर्तमान शाक्यमुनि या फिर यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? हुएनसांग, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? कितने साल? 15 साल रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुएनसांग के सामर्थनार्थ एवं महायान धर्म के हुएनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जो शायद प्रत्येक 10 साल के बाद लगता है? कुंभ मेला आप लोग को सबको पता है, ये कहाँ लगता है? इलाहाबाद में, जिसका आधुनिक नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है। इसका आरंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? किसने? हर्षवर्धन ने। आगे क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचना दिया हुआ है और उसके रचनाकार। आपके एग्जाम में मान लीजिए पूछे कि हर्षचरित या कादम्बरी के रचनाकार का नाम क्या है, जरूरी नहीं है कि इन मतलब चारों या आपको सम्मिलित करने के लिए बोले, एक भी पूछ सकता है या आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है। ये यहाँ पे हम लोग एक साथ 4 कवर कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से फायदेमंद होगा ये। सबसे पहला है हर्षचरित या कादम्बरी, दूसरा है नीति शतक, तीसरा नीति शतक है श्रृंगार शतक और भक्ति शक्ति, सी है सूर्य शतक और डी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका है रत्नावली है नागानंद है। सोचिए चारों क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे इसमें डी में हम लोग 3 चीज़ कवर किए हैं, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है। बी में भी 3 चीज़ कवर किए हैं, 3 रचना, उसके रचनाकार का नाम क्या है? चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला अगर देखें, हर्षचरित कादम्बरी, ये दोनों कृति के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। सॉरी एक मिनट, हाँ, हर्षचरित कादम्बरी के रचनाकार का नाम क्या है? बाणभट्ट। दूसरा है नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शक्ति, ये तीनों के रचनाकार का नाम क्या है? भृतहरि। ठीक है। और तीसरा देखिए सूर्य शतक के रचनाकार कौन है? मयूर। और लास्ट में प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है। एक लास्ट बच गया, ये हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी। आगे कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त साम्राज्य शासन प्रणाली में कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। इसका ए और आर यानी कथन कारण दोनों सही है, जो आर ए की व्याख्या करता है, यानी कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है इसमें से कौन सही सुमेलित है?
सही सुमिलित हैं। सबसे पहला देखिए अवंती, ये हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, ये सही है। सिंहनाद कौन होता था? ये महासेनापति था। कुंतल, ये सेनापति में ही था लेकिन ये अशुभ सेना था। उपरोक्त सभी कथन यानी ए, बी और सी ये तीनों सही सुमिलित है। आगे देखते हैं 49। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु वो ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी भी है। ये कथन किसका है? ह्वेनसांग का, जिसे यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए अग्रहार का अर्थ था। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान या दान। वैसे आपसे अगर प्रश्न पूछें कि ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा यानी ब्राह्मणों को जो ग्राम दान भूमि दान दिया जाता था उस प्रथा का प्रारंभ किसने किया? किसने किया? किस वंश के शासकों ने किया या किस वंश ने किया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि इन सारे मिलते जुलते क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और देखें तो फिर आप उसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था। एरीपति जो दक्षिण भारत से संबंधित है इसका अर्थ क्या होता है? जलाशय की भूमि, जिसे एरीपति के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी या उसकी दर कितनी थी? 1/6 भाग से 1/10 तक। आगे देखते हैं मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ पे थी? कन्नौज। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में लमसम सारे प्रश्नों को कवर कर लिए। इस चैप्टर से जितने सारे संबंधित प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे, और हम लोग अगले वीडियो में एक लास्ट वीडियो में लूँगा इसमें, क्योंकि उसमें से जितने सारे मान लीजिए कि विदेशी आक्रमणकारी हो गया, फिर विदेशी दूत जैसे फाहियान मेगास्थनीज वो कब आए, किसके शासनकाल में आए, कितने दिन रहे, उनकी कीर्ति का नाम क्या है, और प्राचीन भारत के जितने सारे जो प्रश्न छूट गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो प्राचीन भारत का चैप्टर सारे समाप्त हो जाएंगे और जल्दी हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।